अक्टूबर गांधी भितिहरवा आश्रम से जन स्वराज पदयात्रा का जो ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, उसके तहत 76 दिन पैदल चलने के बाद आज हम लोग आपके जिले शिवहर में, कल रात में मैं आया हूँ और आने वाले कुछ दिन मैं शिवहर जिले में रहूँगा और ये समय होगा जब यहाँ पर के प्रखंडों को, पंचायतों को, यहाँ के लोगों से मिलने का, प्रखंडों पंचायतों में जाने का। अभी तक का जो अनुभव रहा है शिवहर उससे बेहतर है या शिवहर में लोगों की स्थिति उससे बेहतर है या खराब है, ये तो अब जब मैं यहाँ कुछ समय बिताऊंगा तभी बता पाऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर जो 75 दिन में बात समझ में आई है उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपको देता हूँ, फिर आपके प्रश्न लेंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ ये शिवहर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि शिवहर में तो मैं अभी आज कल रात में ही पहुंचा हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो 75 दिन में दिखी है वो बेरोजगारी और पलायन। लोगों के लिए रोजगार का न हो पाना, किसी भी तरह का रोजगार, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, लोगों के लिए रोजगार, रोजी रोजगार का अभाव और उसके अभाव में बाहर पलायन करना, ये बहुत बड़ी बिहार की सच्चाई है। ये बात तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन पदयात्रा के दौरान जो मैंने देखा, अनुभव किया, तो इसकी विकरालता समझ में आती है। गांव के गांव, मैं भितिहरवा से जब चला हूँ तो थरवट के एरिया से आप शुरू कर लीजिए, पूरा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, करीब 60% में घूम चुका। गांव के गांव खाली है, मतलब करीब 50 से 60% नवयुवक, काम करने के आयु वाले लोग गांव छोड़कर बाहर गए हुए हैं, क्योंकि वो रोजगार के लिए बाहर उनको जाना पड़ता है। तो इसकी विकरालता बहुत बड़ी है जो नीचे उतर कर समझ में आई। दूसरी जो बात है वो है शिक्षा को लेकर। सब लोग समझते हैं कि भाई बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, इस पर तो करीब जहां भी जाइए लोग ये आपको बताएंगे। जमीन पर उतरकर एक जो बात समझ में आई शिक्षा को लेकर, इसकी जो दो वजह है, एक तो शिक्षा के प्रति सरकार और लोगों में, सरकार में उदासीनता। शिक्षा को लेकर कोई ऐसी चर्चा, कोई ऐसा ध्यान, कोई ऐसी प्रायोरिटी है नहीं। और जो जमीन पर दिखी बात वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर और बच्चों के बीच में समायोजन न होना। मतलब जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां छात्र ही नहीं है। स्कूलों की पहचान बाय एंड लार्ज लोगों के दिमाग में अब खिचड़ी बांटने वाले सेंटर के तौर पर है, और कॉलेज की पहचान डिग्री बांटने वाले संस्थाओं के तौर पर है, जहां पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए, एडमिट कार्ड लेने के लिए और परीक्षा देने जाते हैं। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही, न विद्यालय में हो रही है न महाविद्यालयों में हो रही है। तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसके बाद तीसरा, यहाँ जो किसान है, जो लोग खेती किसानी करते हैं, क्योंकि एक बड़ा जनमानस किसानी पर निर्भर है। दोनों ही जिलों में जो मैंने देखा, किसानों की हालत इतनी खराब है। सबसे पहले तो जो सिंचाई का, जल संसाधन की जो व्यवस्था है, या तो लोग के पास पानी नहीं है। नहरों का जो जाल चंपारण में मुझे दिखा, उसमें ज्यादातर नहर अब रख रखाव के अभाव में, बेहतर रख रखाव के अभाव में, या तो वहां पानी नहीं आ रहा है या वो अब उपयोग के लायक रहा नहीं। जहां पर नहरों में पानी आ भी रहा है वहां पर भी लोगों को पंपिंग सेट के पाइप डालकर ही पानी उससे निकालना पड़ता है। और ज्यादातर हिस्से, दोनों चंपारण और शिवहर में भी कल मैं जब घुसा हूं, तो बाढ़ कटाव से प्रभावित लोग। तो खेती, जमीन उपजाऊ है, लोग खेती करना भी चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग समाज का बाढ़ से प्रभावित होने की वजह से खेती से कोई लाभदायक चीज उनको मिल नहीं रही है। तो एक तो जल संसाधन की जो व्यवस्था है, या तो यहाँ सूखा है या बाढ़ है, या तो पानी है नहीं, जहां पानी है वहां इतना है कि बाढ़ है। दूसरी जो समस्या लोग बता रहे हैं, खाद और बीज का समय पर न मिलना और उसकी कालाबाजारी। खासकर सबसे ज्यादा जो लोगों ने शिकायत करी है अभी तक वो है यूरिया और डीएपी पोटास जैसे खाद का की कालाबाजारी। यूरिया तो 277 का करीब लोग बता रहे हैं कि 800 से 500, 600, 700, 800, 1200 रुपए तक लोगों को देना पड़ा है। और लोगों की शिकायत पैसे से भी ज्यादा ये है कि उतना पैसा देने के बाद भी समय पर यूरिया उनको नहीं मिल पाया। जब मैं कल शिवहर में घुसा हूं तो घुसते के साथ सबसे ज्यादा लोगों ने यही बताया कि देखिए गेहूं की रुपाई हो गई है और हम लोग यूरिया के लिए मारे फिर रहे हैं, किसी भी कीमत पर यूरिया नहीं मिल रहा है। 700, 800, 900 रुपए में भी यूरिया नहीं मिल रहा है। तो एक जल संसाधन
की व्यवस्था न होना, सूखा या बाढ़ से प्रभावित, दूसरा खाद और बीज का उपलब्ध ना होना या उसकी कालाबाजारी, और तीसरा जो लोग फसल उगा रहे हैं उसका भाव ना मिलना। जैसे धान, अब मैं जिस टाइम में पैदल चल रहा हूँ, ये धान के कटनी का, गन्ने के कटनी का समय भी है, तो मैं करीब करीब हर व्यक्ति से पूछता ही हूँ कि भाई आपने धान कितने में बेचा। तो औसतन अभी तक मुझे जो समझ में आई है बात, लोग 1200 से 1600 रुपए के रेंज में अपना धान बेच पाए, और ये तब है जब सरकार का समर्थन मूल्य 2050 रुपए है। गन्ने की भी हालत यही है। गन्ना जो कम से कम दोनों चंपारण में 3 वैरायटी की लोग गन्ना उपजाते हैं, उसमें जो ग्रेड 1 है, जो इसको की फैक्ट्री वाले लोग गन्ना जो खरीदना चाहते हैं, जिसकी कीमत सबसे बेहतर है, वो गन्ना लोग बता रहे हैं कि उसमें रोग ज्यादा लग रहा है, वो सूख जल्दी रहा है, लेकिन उसका भी समर्थन मूल्य यूपी के मुकाबले करीब 60 रुपए क्विंटल कम है। गन्ने के खरीद में मिलों की धांधली, उसके वजन में 5 क्विंटल हर ट्रेलर पर काटा जाना, रसीद जो जिसके अगेंस्ट में मिल वाले खरीदते हैं गन्ना, उसके लिए बिचौलियों की, उसमें बिचौलियों की बड़ी भूमिका। तो कुल मिला जुलाकर जो किसान, एक तो फसल उगाने में उसकी लागत बढ़ी हुई है, क्योंकि डीजल का दाम यूपी या दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले 8 रुपए 9 रुपए लीटर ज्यादा है। जल संसाधन, या तो पानी उसके पास है नहीं, या हर साल उसको बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी वो उपजाता है उसका भाव उसको मिलता नहीं है। इस बात का अध्ययन मैंने जब कराया, तो ये बात आपके जानकारी के लिए है, समर्थन मूल्य पर जो यहाँ पर खरीद होती है फसलों की, पंजाब जैसे राज्यों में करीब करीब 70% उपजाए हुए धान गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। मैंने देखा कि बिहार में इसका आंकड़ा क्या है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, और गेहूं के लिए ये आंकड़ा है 1%, और दूसरे किसी भी फसल के लिए कोई समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद नहीं की गई है। जब इसको हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट कराया तो पता चला कि हर साल समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई जैसे फसलों के न खरीदे जाने की वजह से बिहार के किसानों का करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हर साल समर्थन मूल्य पर इन फसलों के न खरीद होने की वजह से करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का लोगों का, किसानों का नुकसान हो रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये पैसा बिहार सरकार को अपने बजट से शायद पूरा नहीं देना है, ये पैसा केंद्र सरकार से आपको रिएम्बर्स होता है। केंद्र सरकार करीब 5-5.5 लाख करोड़ का फूड सब्सिडी देती है समर्थन मूल्य के लिए, और वो राज्य जहां पर की समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है वो खरीदते हैं और केंद्र सरकार से उसका रिएम्बर्समेंट लेते हैं। बिहार सरकार में चूंकि ये खरीद हो ही नहीं रही है, तो हम लोग केंद्र से स्वाभाविक है कि कोई उस मद में पैसा ले नहीं पा रहे, और बिहार के किसानों का, बिहार के लोगों का इतना बड़ा नुकसान हर साल हो रहा है। तीसरी जो बात हम लोगों ने देखी, शिक्षा ध्वस्त है, किसान की हालत यह है, और रोजी रोजगार पलायन की बात। चौथी जो बात हम लोगों ने देखी कि आखिर यहाँ पर छोटे उद्योग धंधे, रोजगार लोग क्यों नहीं कर पा रहे। कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कि उसको बाल काटने की ट्रेनिंग है, वो बार्बर है, हजाम है, वो बाहर जाकर मजदूर के तौर पर या नौकरी के तौर पर 10,000, 8,000 बॉम्बे, दिल्ली या कहीं बड़े शहर में जाकर हजाम का काम कर रहा है, लेकिन वो अपने यहाँ सैलून नहीं लगा पा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है, बिहार में हम लोग को लगता है कि उद्योग धंधे, अगर कोई उद्योग धंधों से हम लोग का लेना देना होता है कि चीनी मिल चालू हुआ कि नहीं, चॉकलेट फैक्ट्री है कि नहीं, वो तो एक पहलू है। लेकिन जो चीज हम लोग देख रहे हैं, बिहार में स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट का न होना, मतलब बैंकों के माध्यम से जो ऋण मिलना चाहिए लोगों को वो न मिलना, बिहार में उद्योग धंधों के न पनपने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। और इसकी चर्चा पत्रकारों से कहीं पर कोई करता नहीं है, इसलिए मैं आपका समय 2 मिनट लूंगा इसको समझाने के लिए। बिहार में कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। देखिए, जो बैंकिंग व्यवस्था पूरे देश में है, बैंक का काम यह है कि वो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, और वो लोग जो रिस्क लेने वाले हैं, जो रोजी रोजगार व्यापार करना चाहते हैं, वो बैंकों से ऋण लेते हैं। बैंकों का यही धंधा है।
जो 100 रुपए बैंक जमा करते हैं उसके मुकाबले वो ज्यादातर पैसा लोगों को ऋण में देते हैं ताकि लोग रोजगार कर सके और उनसे बैंकों की अपनी कमाई भी होती है। देश के स्तर पर ये आंकड़ा है 70%, मतलब बैंकों में जितना पैसा जमा होता है उसका करीब करीब 70% पैसा बैंक ऋण के तौर पर सीधे तौर पर लोगों को देते हैं रोजगार धंधे व्यापार के लिए। बिहार में ये आंकड़ा है आज 40%। इसका असर क्या हो रहा है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बिहार के बैंकों में 4.5 लाख करोड़ रुपया जमा कराया। 4,21,000 टू बी प्रिसाइज, इसमें ग्रामीण बैंक शामिल नहीं है। जो नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें बिहार की जनता ने 4,21,000 करोड़ रुपया जमा कराया। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो देश का औसत है, 70% पैसा अगर बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर मिलता तो 2,80,000 करोड़ रुपए के आसपास लोगों को, यहाँ के युवाओं को ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था व्यापार करने के लिए, लेकिन मिला है 1,61,000, मतलब 1,20,000 करोड़ रुपया यहाँ से बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में चला गया। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है जो विकसित राज्य हैं या उद्योग वाले राज्य हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र का सीडी रेशियो देखेंगे, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, केरल का सीडी रेशियो देखेंगे तो वो रेशियो वहां राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा, करीब 90%, 95% है। मतलब अगर महाराष्ट्र के लोग 100 रुपए बैंकों में महाराष्ट्र में जमा कर रहे हैं तो वहां के लोगों को बैंक 90 रुपए ऋण के तौर पर दे रहे हैं, और बिहार में अगर आप और हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो बैंक सिर्फ 40 रुपए ऋण के तौर पर दे रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि हर साल मैं रिपीट कर रहा हूं, हर साल करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों से बिहार के लोगों का पैसा बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जा रहा है। जो लोग इन पैसे का उपयोग कर रहे हैं वहां के रोजी रोजगार व्यापार के लिए, और हम लोग के लोग जाकर वहीं पर मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर आप पिछले 30-32 साल का ये आंकड़ा एक जगह निकाल लेंगे तो इतना बड़ा नंबर है कि आप मतलब वो जीरो गिन नहीं पाएंगे। अगर आप लाख करोड़ रुपया भी अगर हर साल का जोड़ लीजिए तो पिछले ये लालू जी और नीतीश जी के 32 साल के रिजीम में एकदम आरबीआई का जो डेटा है, ये मैं आपको ईयर वाइज जारी कर दूंगा, करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का दूसरे राज्यों में बैंकिंग के चैनल से शिफ्ट हो गया। और हम लोग को लग रहा है कि हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि बिहार में अगर 20-25 लाख करोड़ रुपया पिछले साल कुछ 2 दशकों में लोगों के हाथ में होता तो कोई सैलून खोलता, कोई रेडीमेड की दुकान खोलता, कोई छोटे व्यापार करता, कोई सब्जी की दुकान करता, कोई ट्रक खरीदता, कोई टैक्सी चलवाता, हजारों लोगों को रोजगार मिला होता। और ये ऐसा नहीं कि ये मेरी सोच है, ये हर राज्य में इसकी व्यवस्था बनी हुई है कि बैंकों को ये मजबूरी है कि वो सीडी रेशियो 70 के आसपास रखें। हर साल बिहार में भी मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक होती है, साल में एक बार, कम से कम एक बार मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, मैंने रिकॉर्ड निकलवाया, भाषण देते हैं, ये कहते हैं कि भाई सीडी रेशियो को ठीक कीजिए, इसको बढ़ाइए, लेकिन वही ढाक का 3 पात। लालू जी के रिजीम में ये सीडी रेशियो था 25% से कम। मतलब 100 रुपए जो लोग बिहार के जमा कर रहे थे उसमें सिर्फ 25 रुपए ही हम लोग को ऋण के तौर पे मिल रहा था। आज वो बढ़कर हुआ है 40%। तो 17 साल के नीतीश जी के रिजीम में वो 25 से बढ़कर 40 हुआ है। लेकिन अगर ये 70 हो जाए, 80 हो जाए तो बिहार के लोगों को हर साल करीब करीब 2 लाख रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया हर साल एक्स्ट्रा पूंजी के लिए मिल जाएगा। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो बिहार के लोगों के पैसे से दूसरे विकसित राज्यों में उद्योग धंधों को बढ़ाया जा रहा है, और ये बैंकों के जरिए ये पैसा बिहार के गरीब जनता का शिफ्ट हो रहा है, और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, ना कोई टिप्पणी कर रहा है, ना पत्रकार इस पर सवाल उठा रहे हैं, ना सरकार इसका जवाब देती है। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। यहाँ पर इन बातों की ना कोई चर्चा करता है, ना इस पर कोई सवाल किया जाता है कि अगर आप हर साल 1.5-2 लाख करोड़ रुपया अपना बैंकों के माध्यम से पैसा दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है तो सरकार के पास ये पूरा कानून के अंतर्गत उनके पास अधिकार है, वो बैंकों का लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, बैंकों का यहाँ काम करना बंद कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में ये करीब करीब डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग होती है कि जो बैंक में पैसा आ रहा है वो बैंक कितना पैसा ऋण दे रहे हैं। यहाँ पर कोई उसकी व्यवस्था ही नहीं है, ना इसका किसी का ध्यान है। तो ये तीनों चीज जो है, कृषि, शिक्षा और पूंजी, अगर ये तीनों चीज नहीं है तो आखिर बिहार के लोग गरीबी से निकलेंगे कैसे? गरीबी से निकलने के यही 3 रास्ते हैं।
अगर आप अपने आप को शिक्षित कर ले तो आप गरीबी से निकल सकते हैं नौकरी करके। अगर आपके पास जमीन है, खेती किसानी करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उससे गरीबी से निकल सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास पूंजी हो तो कुछ रोजी रोजगार व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। ये तीनों दरवाजे पिछले 30 साल से बंद हैं। इसीलिए आपको बिहार में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर दिखते हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन मजदूर का लड़का मजदूर ही बन रहा है, क्योंकि शिक्षा का दरवाजा उसके लिए बंद है, जमीन उसके पास है नहीं, और पूंजी की उपलब्धता सरकार ने उस पर कोई ध्यान दिया नहीं, पूंजी उपलब्ध है नहीं, तो आदमी जो मजदूर है वो मजदूरी ही करता जा रहा है। आप मान लीजिए पत्रकार हैं, आप यूट्यूबर हैं, अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में लोन लेने जाइएगा तो बिहार में स्थिति यह है कि आपसे जमीन गिरवी रखवाएगा, 2 गारंटर खोजेगा। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर होम लोन देने के लिए घूस लिया जा रहा है, जबकि पूरे भारत में होम लोन देने के लिए प्रचार करके बैंक वाले कह रहे हैं कि हमसे आप होम लोन लीजिए, क्योंकि उनका ये बिजनेस है। बिहार में बैंक होम लोन देने के लिए पैसा ले रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार के तौर पर, और लोग बता रहे हैं कि 5% 6% लोन का अमाउंट यहाँ बैंक ले रहे हैं। ये स्थिति है। हम लोग प्रिमिटिव एरा में जी रहे हैं, जिस एरा में कैपिटल नहीं होता था और लोन लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी। बिहार में आज भी लोन लेना एक बहुत बड़ी बात है, सिर्फ कुछ प्रिविलेज लोगों के पास ये सुविधा है, जबकि ये और उसकी वजह यह है कि बैंक यहाँ पर रिस्क एवर्स हैं। बैंकों पर कोई दबाव नहीं है कि जो पैसा बिहार के लोग जमा कर रहे हैं यहाँ पर ऋण के तौर पर दीजिए। अगर आप ये ऋण के तौर पर अवेलेबल करा दें तो लाखों बिहार के लड़के हर साल अपना कुछ स्वरोजगार का काम कर पाएंगे। इन 3 चीजों के साथ एक और बात मैं बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। यहां पर सो कॉल्ड समाजवादी सोच के लोगों की, सामाजिक न्याय वाले लोगों की सरकार पिछले 30-32 साल से रही है। तो मैं जब नीचे घूम रहा हूं तो ये देख रहा हूं कि ये जो समाज के जो आर्थिक सामाजिक तौर पर वंचित लोग हैं उनकी दशा में कितनी सुधार हुई है। उसका एक इंडिकेटर, बड़ा इंडिकेटर है जमीन भूमिहीनों की संख्या। बिहार में भूमिहीनों की संख्या देश में 38% के मुकाबले करीब करीब 56% है। रूरल बिहार में 60% और अर्बन में थोड़ा कम, लेकिन औसत राज्य का औसत है 56%। 56% बिहार के लोगों के पास एक धूर जमीन नहीं है। ये इसलिए है कि पिछले 30-35 साल में समाजवाद के नाम पर राजनीति तो हुई, लेकिन भूमि सुधार का कोई कानून लागू नहीं किया गया है। पश्चिम चंपारण का मैं अपनी पदयात्रा के दौरान जो मैंने देखा उसका अनुभव आपको बता देता हूँ। करीब करीब 1,25,000 लोग, परिवार ऐसे हैं पश्चिम चंपारण में जिनके पास जमीन का पट्टा अलग अलग सरकारों के कालखंड में दिया गया है। उनके पास पट्टा है लेकिन जमीन आज तक मिला नहीं। वो जमीन या तो सरकार के कब्जे में है या जिनको पट्टा मिला वो उसको अधिकार मिल ही नहीं पाया। तो समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोग 30-35 साल में बिहार में मॉडल इन्होंने ये बनाया है कि लोग शिक्षित होना, सारे लोग अशिक्षित रहे। 60% लोग करीब करीब भूमिहीन हैं, पूंजी किसी के पास है नहीं, और जो किसानी कर रहा है उसकी हालत ये है कि वो किसानी करके, सिर्फ खेती करके अपना परिवार चला नहीं सकता है। इसीलिए बिहार में ये भयावह स्थिति है। इसीलिए हम लोग आज से 30-40 साल पहले भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य थे, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। कई मानकों पर जहां हमको लगता है कि बिहार में सुधार हो गया है, वहां पर भी चाहे आप सड़क की स्थिति उठा लें, बिजली की स्थिति उठा लें, वो सब स्थिति करीब करीब पुरानी ही बनी हुई है। सड़कों की स्थिति जिसको लेकर हम लोग समझते हैं कि बिहार में कुछ सुधार हो गया है, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को छोड़ दें तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति करीब करीब वही है जो लालू जी के जंगल राज के दौरान होती थी। मैं 75 दिन गांव में, करीब करीब जितने गांव में गया हूं, 1 या 2 गांव को छोड़ दें तो शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां पर कि गांव की अंदर की सड़क या नाली गली की व्यवस्था ठीक हो। बिजली आ गई है, ये जरूर बात सही है, हर जगह बिजली दिखी है, लेकिन बिजली आ गई है तो उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा समस्या जो लोग बता रहे हैं वो गलत बिल का आना है। हर गांव, हर शहर में लोग बता रहे हैं कि बिजली का गलत बिल 5,000 से 70,000, 80,000 तक के बिल लोगों के आए हैं और लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। 2 और जो इसकी बड़ी योजना जिसकी चर्चा बड़ी होती है वो है, एक तो ये हर घर नल के जल की योजना जो 7 निश्चय का हिस्सा था। ये योजना पूरी तरीके से ग्राउंड पर फेल है, हर व्यक्ति इसको मानता है। पश्चिम चंपारण में तो 90% से ज्यादा नल के जल योजना जहां पर भी हम लोग गए
या तो बना नहीं, बना तो चला नहीं, और चला तो चल के बंद हो गया। पूर्वी चंपारण के जिन हिस्सों में मैं अभी तक गया हूं उसमें ये आंकड़ा 60 से 70% है, मतलब 30 से 35-40% हर घर नल के जल की योजना वाली स्कीम थोड़ा कम या ज्यादा चल रही है। शिवहर में जब देखेंगे तो आपको बताएंगे। एक और जो बड़ी योजना जिसकी देश और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है वो स्वच्छ भारत की है, शौचालयों के निर्माण की है। इसमें भी पूरे चंपारण में घूमने के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि जितना ओडीएफ घोषित किया गया है ये सब फेक है। हर गांव के बाहर, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हर गांव के बाहर जहां पर भी हम लोग पैदल चल के निकले हैं, खुले में शौच आज भी सच्चाई है। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने बताया कि शौचालय बने ही नहीं है। 12,000 रुपए जो सरकार की ओर से मिले उसमें से 2,000 से 6,000 रुपए तक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर आपस में बांटा है। कुछ जगह जहां शौचालय बने हैं वहां शायद उसका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि उनके बारे में लोगों को सही तरीके से बताया समझाया नहीं गया है। लेकिन जमीन पर ओडीएफ कंप्लीटली फेल है। ये टोटल ऑफिसों में बैठ के सरकारी अफसरों के दबाव में लोगों ने साइन कर दिया है, कहीं ओडीएफ है नहीं। तो मोटे तौर पे ये स्थिति है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि जिन जगहों पर मैं जा रहा हूं मैं ज्यादातर अनुमंडल या जिलों पर नहीं जाता हूं, हेडक्वार्टर पे नहीं जाता हूं। तो जहां पर मैं जा रहा हूं वहां स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं। मुझे कोई हॉस्पिटल अभी तक, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी तक 75 दिन चलने के बाद किसी भी गांव पंचायत में कोई हॉस्पिटल चलता हुआ ऐसा नहीं दिखा जहां दवा, डॉक्टर, मरीज, अस्पताल हो, जहां पर लोगों का भरोसा हो। 99% लोग अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ग्रामीण चिकित्सकों पर या प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स पर डिपेंडेंट हैं। पश्चिम चंपारण में तो ज्यादातर लोग गोरखपुर, कुशीनगर जैसी जगह पर जाते हैं। पूर्वी चंपारण में ज्यादातर लोग मोतिहारी या पटना जाते हैं। शिवहर की दशा मुझे पता नहीं, मैं शिवहर अभी घूमूंगा तो पता चलेगा। लेकिन कल मैं शिवहर 15 किलोमीटर चल के आया हूँ। इस 15 किलोमीटर में कोई अस्पताल कहीं नहीं मुझे दिखा। जो स्कूल देखे उसमें वही बात दिखी कि जहाँ बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण, सड़क की जो बात है ये तो बिल्कुल, इस पर जितनी ज्यादा बात कही जाए वो कम ही होगा। तो इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। एक अंतिम बात, इस पूरे 75 दिन में 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला जो शब्द हैं वो है अफसरशाही से परेशान जनता, अफसरशाही, भ्रष्टाचार, सरकार के किसी भी योजना, किसी भी ऑफिस में बिना पैसा दिए हुए काम का न होना, और तीसरा शब्द है पीसी, जो दलाली का नया नाम वर्ड है यहाँ पर, पीसी। सरकार की किसी भी योजना, किसी भी कार्यक्रम में एक व्यवस्थित तरीके से पीसी का बंटवारा होना, जो ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति पीसी काट रहा है। कई योजनाओं में तो मुझे लग रहा है कि 100 में 50-60% ऊपर से नीचे पीसी ही कट जा रहा है। हालात यहाँ तक हैं कि जो अनाज, प्रधानमंत्री अनाज योजना है, जो 5 किलो अनाज बट रहा है, उसके विषय में लोग बता रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर 15,000 से 25,000 क्विंटल तक अनाज आता है हर महीने गरीबों को बंटने के लिए, और डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा प्रखंड है। और प्रखंड स्तर पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि, विधायक इंक्लूडेड, कई जगहों पर लोगों ने विधायकों के नाम बताए, ये लोग 30 रुपए से 40 रुपए प्रति क्विंटल पैसा काट रहे हैं या पीसी के तौर पर ले रहे हैं, दलाली ले रहे हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि अनाज 5 किलो के बजाय लोगों को 4 या 4.5 किलो ही मिल रहा है। जब मैंने जन वितरण प्रणाली, जो लोग ये अनाज को बांट रहे हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि सर हर महीने हम लोगों को 30 से 40 रुपए जो अधिकारी हैं और ऊपर विधायक तक प्रति क्विंटल पैसा काट कर हम लोग को देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग ये अनाज कम दे रहे हैं। ये स्थिति है भ्रष्टाचार का, पीसी का और अफसरशाही का। मैं इस पूरी व्यवस्था के प्रति लोगों में उदासीनता देख रहा हूं। जो या तो लोग गुस्से में हैं सरकार को लेकर, जो गुस्से में नहीं भी हैं वो भी इस सरकार को लेकर बिल्कुल उदासीन है। मुझे कभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी इस सरकार से कोई आशा अपेक्षा हो कि भाई ये सरकार अब कुछ करेगी या देखिए आगे क्या होता है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई अब इनसे तो कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल जीना मुहाल हो गया है। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बिहार ने 90 के दौर में देखा वो अपराधियों का जंगल राज था,
आज जो हम लोग देख रहे हैं ये अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश कुमार की सरकार अधिकारियों का जंगल राज है, जिसमें जनता पीसी और भ्रष्टाचार में पिस रही है। कोई सुनवाई नहीं है, किसी की कोई चलती नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। सरकार बैठकर सिर्फ इसमें लगी हुई है कि वो कैसे अपने कुर्सी पर बनी रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने की बात आ रही है, हर रोज इसकी चर्चा हो रही है। बोले भी है कि 2024 के बाद तेजस्वी जी संभालेंगे। देखिए, ये आप दो सवाल कर रहे हैं। पहला तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की चर्चा, मुझे तो ये चर्चा कहीं नहीं सुनाई दी। जिस दिन से नीतीश जी महागठबंधन में आए हैं उस दिन से ही मैं पत्रकारों को लगातार कह रहा हूं कि मैं इसको राज्य स्पेसिफिक घटना मानता हूं। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन पर संकट है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। ये चर्चा कौन सुन रहा है मैं तो नहीं जानता हूं। जहां तक दूसरी बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि वो 3 साल उनके पास काम करने का अवसर रहे और जनता के पास भी अवसर होगा कि वो देख पाएगी कि 3 वर्ष में तेजस्वी यादव ने कितना बढ़िया काम किया, ताकि जब उनके नेतृत्व में चुनाव हो तो जनता उनके कामकाज के आधार पर, उनके 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर वोट कर सके। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी का जो परफॉर्मेंस है, जिसके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव नीतीश जी के शब्दों में लड़ने वाला है, साहब ने ये कहा था कि मैं जब आऊंगा सरकार में तो पहली कैबिनेट में एक कलम साइन, पहला जो डिसीजन साइन करूंगा वो 10 लाख लड़कों के नौकरी का है। अब पिछले 3 महीने से ज्यादा से कैबिनेट में हैं और कई कैबिनेट में कई सिग्नेचर भी किए होंगे कैबिनेट के डिसीजन पे। मैं ये सोच रहा हूं कि 10 लाख नौकरी वाला जो डिसीजन था, मतलब कलम टूट गई है या स्याही सूख गई है, ये तो नीतीश जी और तेजस्वी यादव ही बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने ये जरूर देखा कि लड़कों को टीईटी और सीटेट के पास किए हुए लड़कों को डाक बंगला चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अगर आप 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो इससे आसान तो कोई तरीका ही नहीं है। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है और सीटेट और टीईटी और सीटेट पास किए हुए लोग जो है वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिफाई किए हुए हैं। आप उनको एक कलम से उनको नौकरी दे सकते हैं। तो और आपने चुनाव से पहले वादा भी किया था, तो अब उनको दे के दिखा दीजिए। देखिए, ये झूठे वादे करना और लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेना, इनकी ये पुरानी फितरत है। अब बिहार में सबसे ज्यादा हालत जो खराब है, ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है। तो ग्रामीण सड़क मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव है। शिक्षा व्यवस्था, आप लोग रोज कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है, तो शिक्षा मंत्री आरजेडी का मंत्री चंद्रशेखर जी हैं। तो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे। लेकिन बिहार की जनता तो ये भी देखेगी ना कि आप नेता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपने काम क्या किया। लेकिन मोटे तौर पर मैं यही उस पर टिप्पणी करूंगा कि नीतीश जी को 2025 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। तेजस्वी को अभी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि लोग ये देख पाएं कि तेजस्वी यादव में कितनी काबिलियत है और कितना बढ़िया वो बिहार को चलाते हैं, कैसे बिहार की व्यवस्था को सुधारते हैं। और उसके आधार पर 25 में उस पर मत पड़ेगा तो शायद नीतीश कुमार के लिए और महागठबंधन के लिए भी बेहतर होगा। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं, वो तो दल बचेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बचेगा कि नीतीश कुमार ने स्वयं ही मान लिया कि भाई हमारे चेहरे पे तो अब एक वोट मिलने वाला है नहीं। तो जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस चेहरे को और आगे उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए, ताकि वो जिम्मेवारी पे जनता उनको देख पाए कि तेजस्वी यादव में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है, कितना बढ़िया वो सरकार को चला पाते हैं। सर, आपकी यात्रा जो है ये पॉलिटिकल है क्या?
आने वाला समय पॉलिटिकल रूप लेगा? भाई यात्रा जो है वो बिल्कुल सामाजिक है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ये यात्रा की जा रही है। हम लोगों का मानना है कि बिहार की जो स्थिति है, अगर इसको सुधारना है तो कोई एक व्यक्ति या दल अकेला इसको नहीं सुधार सकता है। बिहार अगर सुधरना है तो वार्ड सदस्यों से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक हर जगह पर सही लोगों के चुनकर लाए जाने की जरूरत है। और इसका मतलब है कि करीब करीब 1.5 लाख लोग जो जनप्रतिनिधि अलग अलग स्तरों पर चुनकर आते हैं, वो सब जगह पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि समाज के सही लोग हैं, और उनको उस जगह पर लाकर जिताकर जनता की मदद से लाया जाए ताकि बिहार की व्यवस्था को सुधारा जा सके। ये पूरा जो जन स्वराज अभियान है उसका एक उद्देश्य ये है कि समाज से ऐसे लाखों लोगों को चुनकर निकाला जाए जो समाज के सही व्यक्ति हैं। उनको वो विकल्प, वो प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके जरिए वो चुनाव लड़कर अपनी क्षमता के अनुसार इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के हिस्सा बन सकें और बिहार को सुधारने की दिशा में अपना योगदान दे सकें। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों लड़के, अच्छे लड़के वार्ड सदस्य बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब 5,000 7,000 अच्छे लोग मुखिया बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग सरपंच बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब 100-150 अच्छे लोग विधायक बनेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति, एक दल के बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से बिहार सुधरने वाला नहीं है। पूरी व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक घुन लग गया है। इसको अगर सुधारना है तो आपको पूरी नीचे से व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इसीलिए ये सामाजिक प्रयास है ताकि समाज की मदद से ऐसे लाखों लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, फिर उनकी योग्यता, क्षमता, इच्छा के मुताबिक उनको वो जिम्मेवारी दी जाए ताकि वो उन जगहों पर वो जनता का प्रतिनिधित्व करे, लड़े, चुनाव लड़कर जीत कर आए और बेहतर बिहार बनाने की दिशा में अपना योगदान कर सके। सर, 3 जनवरी को उपेंद्र कुशवाहा जी सावित्रीबाई फुले के जयंती पर पटना में अपने पुराने साथियों को बुला रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से जदयू राजद की बात आ रही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा अलग हो सकते हैं? ये इन बातों पे मेरी ना कोई समझ है, ना मुझे कोई टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। ये उन लोगों का व्यक्तिगत इंटरनल मामला है। कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ नहीं रहेगा, मैं आपको लार्जर पॉइंट बता रहा हूँ। जदयू के बैनर के तहत राजनीति करने वाले लोग वो समझ रहे हैं कि धीरे धीरे ये नाव डूब रही है, जदयू का कोई भविष्य नहीं है। तो जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी या बड़ी संख्या में वर्कर, नेता जो नीचे जदयू से पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल में जुड़े रहे हैं, हम लोग जब पदयात्रा कर रहे हैं तो उस समय भी बहुत लोग मिलते हैं और हर व्यक्ति को इस बात का एहसास है कि कहीं न कहीं जब नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा, जदयू का कोई संगठन नीचे है नहीं, तो आखिर उनकी राजनीति आगे चलेगी कैसे? तो आप देखेंगे कि अभी तो चूंकि सत्ता में ये लोग हैं, इसलिए वो डिसइंटीग्रेशन बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय करीब आएगा चुनाव का, तो जदयू करके कोई पार्टी का बचना या उस पार्टी के नाम पर वोट पड़ना बहुत मुश्किल दिखता है। ये मेरा अपना असेसमेंट है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही को लेकर के आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार, अफसरशाही तो इसलिए है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर कोई उनके पास पार्टी या कोई जनसंपर्क का दूसरा माध्यम है नहीं। वो अफसरों के माध्यम से ही सरकार चला रहे हैं, तो अफसरशाही हावी रहेगी। जहां तक भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को बिहार में कोई एक व्यक्ति या एक कानून लगाकर नहीं सुधारा जा सकता है। भ्रष्टाचार को कम करने के दुनिया भर में जो अनुभव है, उनको अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। पहला, राजनीतिक शुचिता, मतलब राजनीति में सही लोग आए जो खुद से चोर ना हो, खुद से चोरों को प्रश्रय ना दे। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का यूज। तो पूरी जो जन स्वराज की सोच है, इन चारों पिलर्स पे आधारित है। बिहार में भ्रष्टाचार कम करने के लिए हम लोग पहला प्रयास क्या कर रहे हैं, राजनीतिक शुचिता हो, इसके लिए समाज को मत कर सही लोगों को ढूंढ कर लाया जाए ताकि जितना हो सके ईमानदार लोगों को राजनीति में लाया जाए, उनको चुनाव जिताया जाए। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। जन स्वराज के अभियान में ये बात बताई गई है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, संस्थाएं जो हैं, इनको मजबूत करना और 30%, 1/3 विकास की राशि
पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के और संस्थाओं के माध्यम से खर्च किया जाए। इस बात को सुनिश्चित करना बिहार के व्यवस्था के लिए और यहाँ पर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जरूरी है। और इसमें अब कोई लोग ये कह सकते हैं कि भाई नीचे जो पंचायती राज में लोग जुड़े हैं वो भी भ्रष्ट हैं, वो ठीक बात है, लेकिन उनकी एक अकाउंटेबिलिटी है। आप अगर देखेंगे पीछे का आंकड़ा तो जो मुखिया है वो 80% सिटिंग मुखिया चुनाव हारे हैं पिछली बार, और करीब करीब 95% वार्ड सदस्य अपना चुनाव हारे हैं। अगर ये लोग गलती करेंगे तो जनता के पास ये ऑप्शन है, विकल्प है उनको हराने का, लेकिन जब अफसर चोरी करता है तो आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीतिक शुचिता के साथ साथ बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत बनाकर उनके हाथ में संसाधन और पावर देकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। तीसरा, जन भागीदारी। बहुत बड़े पैमाने पर जनता की जो भागीदारी है सरकार के निर्णयों में, निर्णयों के क्रियान्वयन में और उसकी मॉनिटरिंग में जनता का की कोई भागीदारी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, बहुत बड़ी संख्या में बिहार में हजारों की संख्या में पत्रकार ऐसे हैं जो पार्ट टाइम स्ट्रिंगर के तौर पे काम करते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की समझ है। अगर सरकार सिर्फ स्ट्रिंगर्स को अपने साथ जोड़ ले और ये बता दे कि हर 15 दिन पर आपको नल जल योजना का एक वीडियो लेकर भेजना है अपने पंचायत से कि ये चल रहा है कि नहीं, तो आप लोगों के पास अभी मोबाइल है, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप उसको नोट बनाकर वीडियो बनाकर उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ आप भेज सकते हैं, गूगल मैप पर भेज सकते हैं। और सरकार पटना में बैठे बैठे एक बार में देख सकती है कि 8,500 पंचायतों में कहां पर ये कौन सी नल जल योजना चल रही है, कौन सी नल जल योजना नहीं चल रही है। तो ये जन भागीदारी भी है और तकनीक का उपयोग भी है। और चौथा, बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कहीं पर भी टेक्नोलॉजी, पंचायत भवन बनाए गए लेकिन पंचायत भवनों में कोई कनेक्टिविटी इंटरनेट की है नहीं, कोई बैठ नहीं रहा है, कोई तकनीक है नहीं। आज तक हम लोग इसी बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन आदमी को इंदिरा आवास योजना मिलना चाहिए, कौन गरीबी रेखा के नीचे है, कौन ऊपर है। तो बड़े पैमाने पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन चीजों को सेंट्रलाइज तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। तो हम लोग का मानना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन चारों पहलुओं पर अगर काम हो तो बिहार में भ्रष्टाचार को, जैसे कि दुनिया के बड़े देशों ने, विकसित देशों ने अपने यहाँ ये व्यवस्था कायम की है, इस चीज को बिहार में किया जा सकता है। और अगर इसको सुचारू तरीके से आप करेंगे तो 2 से 3 साल के अंदर बिहार में भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। सर, आपकी यात्रा में लाखों खर्च हो रही है, ये आर्थिक कहां से आता है सर? रोज इस बात का जवाब दे रहे हैं। लाखों खर्च जो हो रहा है वो पैसा उन राज्यों से आ रहा है जिन 6 राज्यों में जो लोग चुनाव जीते हुए हैं, जहां पर सरकार है, उन सरकार को बनाने में प्रशांत किशोर ने व्यक्तिगत तौर पर मदद की है, अपना कंधा लगाया है। उन राज्यों से के लोगों से, उन राज्यों में जिन पार्टियों की सरकार है उनसे मदद मांग रहे हैं ताकि इस व्यवस्था को बनाया और चलाया जा सके। ऐसा इसलिए कि बिहार में किसी गलत आदमी से पैसा न लेना पड़े, क्योंकि मैं जब घर घर जाकर ये बात कह रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर सही व्यक्ति है तो उसके पीछे जनसुराज अपनी ताकत, व्यवस्था, संसाधन लगाकर उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ किसी पैसे वाले व्यक्ति से संसाधन लूंगा तो फिर ये वादा कैसे पूरा कर पाऊंगा। इसके साथ साथ आपको एक और सूचना दे दूं कि ये सिर्फ शुरुआती बात है। शुरुआत के 3, 4, 5, 6 महीने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। अभी आप 10 दिन के अंदर देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म जनसुराज के अंतर्गत मैं शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत आप मोबाइल के जरिए 100 रुपया, 200 रुपया भी जनसुराज को मदद कर सकते हैं, बैंकों के जरिए भेज सकते हैं। लक्ष्य ये है कि आने वाले 1-1.5 साल में 2 करोड़ बिहार के लोगों से औसतन 100 रुपया लिया जाए। अगर 2 करोड़ लोगों ने 100 रुपया दे दिया तो जनसुराज के पास 200 करोड़ का फंड हो जाएगा। वो ऐसा फंड होगा जो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बिहार के सारे लोगों का है। 2011-12 से पहले आपको पता नहीं था कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का भी प्रयोग चुनाव के लिए हो सकता है। इस व्यवस्था को मैंने यहाँ पर देश में शुरू कराया। तो आप देखेंगे अगले 10-15 दिन में व्यवस्था शुरू कर रहा हूँ बिहार में, और आने वाले 2 साल में देश का सबसे बड़ा मॉडल खड़ा करेंगे, और जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आप 100 रुपया जो आपने दिया वो बैंकों के माध्यम से जनसुराज तक कैसे पहुंचा और जनसुराज में वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। तो इसकी चिंता आप न करें। जहां तक ये सवाल है कि इसको आपने शुरू से ही मैंने क्यों नहीं किया, ये 6 राज्यों से मदद क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं
कि अगर इस चीज को मैं प्रमाणिक तौर पर जमीन पर जब तक करूंगा नहीं तब तक लोग क्यों इस पे मदद करेंगे। लेकिन जब अगर मैं इसको 5 महीने 6 महीने 100 दिन चलाकर मैंने दिखा दिया, लोग देख रहे हैं कि भाई पैदल चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि गांव-गांव में ये अभियान चलाया जा रहा है, तब वो शायद देने के लिए ज्यादा उनकी विश्वसनीयता जनसुराज की ऐसी है जिस पर लोग पैसा देना चाहते हैं। तो ये अगले 2-3-4 दिनों में शुरू होगा। मेरा आपसे आह्वान भी होगा कि आप उसको देखिए, जांचिए, वेबसाइट पर जाकर आप देख पाएंगे कि कौन लोग पैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं और पैसा वो कहाँ कितना जमा हो रहा है और कितना खर्च कहाँ पर हो रहा है। आप इतने दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा और अन्य नेताओं के द्वारा भी आपके ऊपर गलत टिप्पणी की जा रही है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कितनी घबराहट है लोगों में। आप देखिए कि मैं कोई विधायक हूं नहीं, मंत्री MP हूं नहीं, कोई अफसर हूं नहीं, ठेकेदार हूं नहीं, चुपचाप अपने साथ 50-100 लोगों के साथ पैदल चल रहा हूं। कोई भीड़ करता नहीं हूं, रैली करता नहीं हूं। मैं 50-100 लोगों के साथ गांव-गांव, एक गांव से दूसरे गांव पैदल चल के जा रहा हूं। अगर इस अभियान की कोई ताकत ही नहीं है तो लोगों को टिप्पणी करने की जरूरत क्या है। लोगों को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? उनकी घबराहट इसलिए हो रही है कि उनको पता है कि इसकी ताकत नीचे कितनी है, उनको पता है कि नीचे क्या हो रहा है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो आप देखेंगे कि जन बल, एक बार जनता खड़ी हो गई तो 30-35 वर्ष से जो मजबूरी में बिहार का एक बड़ा वर्ग वोट देता रहा है, कुछ लोग जिनको लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वोट लेती रही है और कुछ समाज का वो वर्ग जिसको भाजपा का डर दिखाकर लालू जी वोट लेते रहे हैं, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। और जैसे ही वो स्थिति खत्म हुई तो बिहार में एक नई व्यवस्था आ जाएगी और आप देखेंगे कि कैसे सही लोग चुन कर आते हैं। और जो लोग भी अभी दुकानदारी कर रहे हैं, इनकी सबकी दुकान होने वाली है बंद, तो स्वाभाविक है घबराएंगे और घबराएंगे तो टीका टिप्पणी करेंगे। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का बयान, मेरे पर छोड़ दीजिए। आज 70 से ज्यादा लोगों की दुखद अकारण मृत्यु हुई है और जिस तरह की टिप्पणी, जिस तरह की असंवेदनशील टिप्पणी मुख्यमंत्री ने करी है, ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है उनकी घबराहट। ये दिखाता है कि जो मैं रोज बात कह रहा हूं कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है। जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाए और आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ जाएं तो घबराहट में आपके मुंह से इस तरह की बातें निकलती हैं जो बिल्कुल अशोभनीय है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक मानवता के नाते कहीं 70 आदमी 75 आदमी की अकारण मृत्यु हुई है और उस पर आप सदन में खड़े होकर हंसकर टिप्पणी कर रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ये तो ऐसे हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मोरबी में, गुजरात में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग पुल पर आ गए और पुल टूट गया। तो अगर नीतीश कुमार के तरीके से जाएंगे तब तो लोगों को ये कहना चाहिए था कि जो लोग पुल पर भीड़ करेगा वो गिर कर मरेगा। ये तो इस तरह का असंवेदनशील बयान सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जैसा घबराया हुआ व्यक्ति ही दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ गए हैं, घबरा गए हैं और इस घबराहट में इस तरह के बयान उनके मुंह से निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।